हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। हमारे यूट्यूब परिवार में आप सभी का स्वागत है। आज का अपना टॉपिक रहेगा गुप्तकालीन साहित्य और विज्ञान। यह टॉपिक प्रत्येक एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। इसको आपको इन नोट्स से अपनी अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो क्या है गुप्तकालीन साहित्य? गुप्तकालीन साहित्य को संस्कृत साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है। गुप्त काल में जो साहित्य रचा गया उसको क्या मानते हैं? साहित्य, संस्कृत साहित्य का स्वर्ण युग। एक विद्वान हुए हैं मैक्स मुलर, उन्होंने कहा, उनका कथन है, गुप्तकालीन साहित्य को पुनर्जागरण काल कहा है। यानी गुप्तकालीन साहित्य को क्या कहते हैं? वो पुनर्जागरण काल। एक रचना है मृक्ष कटकम। कौन सी? मृक्ष कटकम। मृक्ष कटकम नाटक को छोड़कर, मृक्ष कटकम नाटक को छोड़कर सभी नाटक सुखांत है। यानी गुप्त काल में जितनी भी रचनाएं रची गई, जितने भी नाटक लिखे गए, उन नाटकों में सिर्फ मृक्ष कटकम नाटक को छोड़कर सभी नाटकों का अंत कैसा है? सुखांत है, अच्छा है। और जो मृक्ष कटकम नाटक है उसका अंत कैसा है? दुखांत। गुप्त काल में धनी लोग संस्कृत बोलते थे, गरीब लोग प्राकृत भाषा बोलते थे। तो गुप्त काल में धनी लोग कैसी भाषा बोलते थे? संस्कृत। और जो गरीब लोग तबके के लोग थे वो कौन सी भाषा बोलते थे? प्राकृत। सबसे पहले अपना विद्वान है कालिदास। कालिदास एक महत्वपूर्ण विद्वान है जो कि चंद्रगुप्त सेकंड के नवरत्नों में से एक हैं। कालिदास इतने फेमस हुए कि उन्हें भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। यदि प्रश्न आ जाए कि भारत का शेक्सपियर किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं? कालिदास को। कालिदास चंद्रगुप्त सेकंड के दरबारी विद्वान थे। तो कालिदास कौन थे? चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार ही विद्वान थे। कालिदास के ग्रंथ हैं, तो इन्होंने कई सारी रचनाएं, नाटक, महाकाव्य, खंड काव्य। तो सबसे पहले देखेंगे इनके नाटक। नाटक कौन कौन से लिखे? मालविका अग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, अभिज्ञान शाकुंतलम। तीन इनके नाटक हैं, मालविका अग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम और अभिज्ञान शाकुंतलम। ये क्या हुए इनके नाटक। अब आगे है महाकाव्य। महाकाव्य और खंड काव्य। महाकाव्य कौन से इनके? दो महाकाव्य हैं, कुमार संभव और रघुवंशम। कुमार संभव और रघुवंश। खंड काव्य हैं ऋतुसंहार और मेघदूत। यहाँ हमने इनके नाम सिर्फ रखे हैं, आगे इनका वर्णन करेंगे कि इनके अंतर किस किस का वर्णन किया गया है। तो दो महाकाव्य, दो खंड काव्य। महाकाव्य कुमार संभव और रघुवंश, खंड काव्य ऋतुसंहार और मेघदूत। फिर सबसे पहले देखते हैं ऋतु संहार। तो इसमें किसका वर्णन है? ऋतु संहार कालिदास की पहली रचना मानी जाती है और इसमें वर्णन किसका है? ऋतुओं का। जैसा कि इसके नाम से इंगित हो रहा है कि ऋतु संहार, तो पहली बात कि कालिदास की पहली रचना मानी जाती है और दूसरी इसमें ऋतुओं का वर्णन है। उसके बाद है मेघदूत। कौन सा? मेघदूत। मेघदूत वाकाटक नरेश प्रवर सेकंड के समय लिखा गया था। तो कब लिखा गया? प्रवर सेकंड के समय। और इसकी लिखने की शैली है वैदर्भी शैली। इसकी विषय वस्तु यानी इसमें किसका वर्णन है? तो इसमें किसका वर्णन है? आइए देखते हैं। मेघ के माध्यम से कुबेर द्वारा निष्कासित रामगिरी की पहाड़ियों में एक यक्ष के द्वारा अलका नगरी में रहने वाली अपनी प्रेमिका के पास संदेश भेजने का वर्णन है। जैसा कि इसमें नाम है मेघदूत। क्या है? मेघदूत। तो इसमें क्या है? मेघ
दूत बनकर आए हैं यानी संदेशवाहक। तो किसने भेजे? एक यक्ष है जिसने अपनी अलका नगरी में रहने वाली प्रेमिका को संदेश पहुंचाने का प्रयास किया है। अब आगे है कुमार संभव। कुमार संभव भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय के जन्म कथा का वर्णन है। तो कुमार संभव में किसका वर्णन है? भगवान शिव के पुत्र था कार्तिकेय, उनके जन्म का वर्णन है। इसके बाद है कुछ विशेष नोट। काव्य प्रकाश यानी काव्य प्रकाश के लेखक है मम्मट। काव्य प्रकाश के लेखक कौन है? मम्मट। इसे अनैतिक साहित्य कहकर इसकी आलोचना की है। यानी कुमार संभव को एक अनैतिक साहित्य कहकर इसकी आलोचना किसने की है? मम्मट ने। आगे है रघुवंशम। रघुवंशम रघुवंशम श्रेष्ठ महाकाव्य माना जाता है। रघुवंश कैसा? श्रेष्ठ महाकाव्य यानी सबसे अच्छा महाकाव्य माना जाता है। इसमें किसका वर्णन है? इक्ष्वाकु वंश के राजाओं की वंशावली है। इक्ष्वाकु वंश मतलब भगवान राम के वंशजों का इसमें वर्णन है। 40 राजाओं का वर्णन है और इसमें 19 सर्ग हैं। कालिदास की अंतिम रचना मानी जाती है। कालिदास की अंतिम रचना मानी जाती है। सब कालिदास की पहली रचना ऋतु, जैसा कि हमने पहले बताया था, ऋतु संहार, और अंतिम रचना रघुवंशम। आगे है मालविका अग्निमित्रम। मालविका अग्निमित्रम। मालविका अग्निमित्रम में क्या है? शुंग वंश के राजा अग्निमित्र। शुंग वंश के राजा अग्निमित्र वह मालविका के प्रेम वर्णन है। मालविका का क्या है? प्रेम वर्णन है और यह इनका प्रथम नाटक है। क्या है इनका? मालविका अग्निमित्रम इनका पहला नाटक है। जो ऋतु संहार थी वो इनकी पहली रचना थी। और पहला नाटक कौन सा है इनका? मालविका अग्निमित्रम, जिसमें अग्निमित्र और मालविका की प्रेम कहानी है। और इनका पहला नाटक फिर है विक्रमोर्वशीयम। इसमें अप्सरा उर्वशी व राजा पुरूरवा की प्रेम कहानी है। उर्वशी और पुरूरवा की प्रेम कहानी। फिर आगे इनका नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम इसका कथानक महाभारत से लिया गया है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम की जो विषय वस्तु है वो कहाँ से ली गई है? महाभारत से। हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत व शकुंतला के प्रेम विवाह का वर्णन है। हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम विवाह का वर्णन है अभिज्ञान शाकुंतलम में। और इसमें और क्या क्या वर्णन मिलता है? कर्म ऋषि आश्रम का वर्णन मिलता है, देवासुर संग्राम और मारीची ऋषि के आश्रम का आदि प्रसंग इसमें आए हैं। इन सब का इनमें क्या मिलता है? वर्णन भी मिलता है। एक कवि हुए हैं जर्मन कवि। जर्मन कवि कौन? गेटे। जर्मन कवि गेटे ने जर्मन और विलियम जोन्स ने अंग्रेजी अनुवाद किया है अभिज्ञान शाकुंतलम का। कौंतलेश्वर दौत्य क्षेमेंद्र के अनुसार इस नाटक के रचयिता भी कालिदास माने जाते हैं। यानी विद्वान है क्षेमेंद्र, वो कहते हैं कि इस नाटक का भी रचनाकार कौन है? कालिदास। आगे वाले विद्वान है विशाख दत्त। विशाख दत्त यानी ये जो विद्वान है वो गुप्तकालीन है, तो उनका यहाँ पे वर्णन है विशाख दत्त। इनकी रचना है मुद्रा राक्षस। यह प्रथम जासूसी नाटक है। कैसा है? प्रथम जासूसी नाटक है। इससे चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में सर्वाधिक जानकारी मिलती है। किसके विषय में? चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में। नंद वंश के विनाश का वर्णन है। संस्कृत का एकमात्र नाटक जो नायिका विहीन है। यानी यह संस्कृत का, इसकी दो खास बातें। एक तो ये कि चूंकि ये लिखा गुप्त काल में गया, लेकिन इसकी जो विषय वस्तु है कैसी है? चंद्रगुप्त मौर्य से संबंध यानी
मौर्य काल से संबंधित। दूसरा, यह एकमात्र नाटक है संस्कृत साहित्य का जो नायिका विहीन है, इसमें नायिका नहीं है। आगे है देवी चंद्र गुप्तम। देवी चंद्र गुप्तम, ये भी इसके भी रचनाकार कौन है? विशाख दत्त। इसमें चंद्रगुप्त सेकंड के द्वारा बड़े भाई रामगुप्त की हत्या का वर्णन है। वह उनकी पत्नी इसमें बड़े भाई रामगुप्त की हत्या का वर्णन है और उनकी पत्नी ध्रुव देवी से विवाह का वर्णन है। शकराज की हत्या का भी वर्णन है। देवी चंद्र गुप्तम, इसमें चंद्रगुप्त सेकंड के द्वारा अपने बड़े भाई रामगुप्त की हत्या का वर्णन और उसकी पत्नी ध्रुव देवी से विवाह करने का भी वर्णन है। आगे है अभिसार का वंचित। अभिसार का वंचित, ये इनकी विशाख दत्त की रचना है। मुद्रा राक्षस, देवी चंद्र गुप्तम, अभिसार का वंचित। आगे के विद्वान है भारवी। भारवी, इनकी रचना है किराता अर्जुनियम। क्या है? किराता अर्जुनियम। इसमें वर्णन किसका है? अर्जुन व किरात वेशधारी भगवान शिव के माध्यम से मध्य युद्ध का वर्णन है। यानी भगवान शिव और अर्जुन के मध्य जो युद्ध हुआ उसका वर्णन है किराता अर्जुनियम में। आगे विद्वान है भास। भास की रचना है स्वप्न वासव दत्ता। स्वप्न वासव दत्ता, चारु दत्ता, अरुभंग, पंचरात्र, प्रतिमाभिषेक, कर्णसार और दूतवाक्य। तो इनकी रचनाएं कौन कौन सी है? स्वप्न वासव दत्ता, चारु दत्ता, अरुभंग, पंचरात्र, प्रतिमाभिषेक, कर्णसार और दूत वाक्य। तो ये उनकी भास की रचना है। देखिए ये जो साहित्य है गुप्तकालीन वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें आपको प्रत्येक एग्जाम में इसमें से कोई ना कोई प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेगा। ये रचनाएं और ये साहित्य इतना इम्पोर्टेंट है। सुबंधु। सुबंधु की रचना है वासव दत्ता। सुबंधु की रचना कौन सी है? वासव दत्ता। अब है शूद्रक। शूद्रक की रचना है मृक्ष कटकम। मृक्ष कटकम। मृक्ष कटकम का मतलब होता है मिट्टी की घोड़ा गाड़ी। ये भी प्रश्न आया हुआ है कि मृक्ष कटकम का अर्थ है, तो इसका अर्थ क्या है? मिट्टी की घोड़ा गाड़ी। और प्रश्न ये भी आया हुआ है कि शूद्रक की रचना है और मृक्ष कटकम के रचनाकार है। तो कई प्रकार के से प्रश्न हमको इनमें देखने को मिलते हैं। मृक्ष कटकम में किसका वर्णन है? गरीब ब्राह्मण व्यापारी चारुदत्त व सदाचारी गणिका बसंत सेना के मध्य प्रेम कथा का वर्णन है। इसमें एक ब्राह्मण और एक गणिका बसंत सेना, इन दोनों की क्या है? प्रेम कथा का वर्णन है। इसका अंत क्या है? दुखांत है। यानी शूद्रक की जो रचना है मृक्ष कटकम उसका अंत कैसा है? दुखांत है। और जितने भी और रचनाएं रची गई गुप्त काल में संस्कृत साहित्य में उन सबका अंत कैसा है? सुखांत। लेकिन मृक्ष कटकम एक ऐसी रचना है जिसका अंत है दुखांत। दंडिन। दंडिन दंडिन की रचना है अवंती सुंदरी काव्यादर्श दस कुमार चरित। अवंती सुंदरी काव्यादर्श और दस कुमार चरित। फिर है वत्स भट्टी। वत्स भट्टी की है रावण वध। भर्तृहरि की है नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक। यानी नीति, श्रृंगार और वैराग्य शतक किसकी है? भर्तृहरि की। अमर सिंह की है अमरकोश, जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है। माघ है शिशुपाल वध। माघ की कौन सी है? शिशुपाल वध। कामंदक की है कामंदक नीति सार। कामंदक की कौन सी है? कामंदक नीति सार। आगे है वात्स्यायन। वात्स्यायन की कामसूत्र न्यायभाष्य। बर्रुचि की वर्तिका। सिद्धसेन की न्यायावतार। कुमारदास की जानकी हरणम। भामह की अलंकार शास्त्र। चंद्रगौमनी की चंद्र व्याकरण। यानी ये है वात्स्यायन की कामसूत्र न्यायभाष्य,
भर्रुचि की भर्तिका, सिद्धसेन की न्याय अवतार, कुमारदास की जानकी हरण, भामह का अलंकार शास्त्र, चंद्रगौमन की चंद्र व्याकरण। गुप्तकालीन, अब देखेंगे गुप्तकालीन विज्ञान। गुप्तकालीन विज्ञान, विज्ञान और एवं खगोल ग्रंथ। विज्ञान एवं खगोल ग्रंथ। तो पहले हमारे विज्ञानी हैं आर्यभट्ट। आर्यभट्ट कौन थे? एक गणितज्ञ थे। ये भी प्रश्न में देखने को मिलता है, उपरोक्त विज्ञान में कौन गणितज्ञ है, या नाम देख के भी आपको पूछ सकते हैं कि ये संबंधित है चिकित्सा शास्त्र से, गणितज्ञ से, खगोल शास्त्र से। तो आपको यहाँ सब कुछ देखने को मिलेगा। ये कौन थे? आर्यभट्ट गणितज्ञ थे। इनकी रचनाएं हैं आर्यभट्टियम, सूर्य सिद्धांत, 10 गीत का और आर्याष्टक शतक। इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? आर्यभट्टियम, आर्यभट्ट की, और ये याद रखना ये गणितज्ञ थे। आर्यभट्टियम, सूर्य सिद्धांत, 10 गीत का और आर्याष्टक शतक। इनका जन्म होता है, आर्यभट्ट जी का जन्म कब हुआ? 476 ईस्वी में मगध के कुसुमपुर पाटलिपुत्र में। यानी इनका संबंध कहाँ से है? बिहार से। इनका जन्म मगध के, उस समय के मगध के कुसुमपुर पाटलिपुत्र में इनका जन्म हुआ 476 ईस्वी में। इनके द्वारा क्षेत्रमिति, ज्यामिति, त्रिकोणमिति को जन्म दिया गया। आर्यभट्ट के द्वारा क्षेत्रमिति, ज्यामिति और त्रिकोणमिति को जन्म दिया गया। यानी जो गणित में अपनी ये संप्रत्यय आते हैं, क्षेत्रमिति, ज्यामिति, त्रिकोणमिति, तो ये 476 ईस्वी में यानी 6वीं शताब्दी में ही आर्यभट्ट ने 5वीं 6वीं शताब्दी में ही आर्यभट्ट ने इनके बारे में बता दिया। और देखो कितने एडवांस विद्वान थे। और इन्होंने पाई का मान भी बताया था। इन्होंने पाई का मान बताया था 3.1416, और शून्य का महत्व बतलाया था। 23 वर्ष की आयु में आर्यभट्टियम नामक ग्रंथ की लिखा, जिसके 4 भाग है। यानी सिर्फ 23 वर्ष की आयु में इन्होंने ग्रंथ लिखा था आर्यभट्टियम, जिसके कितने भाग हैं? 4 भाग हैं। तो कौन कौन से भाग हैं? 10 गीत का पाद, गणित पाद, क्रियापाद और गोलपाद, 4 भाग। और उसमें से 2 भाग संबंधित हैं गणित से, 2 भाग संबंधित हैं गणित से, और 2 भाग संबंधित हैं ज्योतिषी से। तो गणित से कौन कौन से संबंधित है? 10 गीत का पाद, गणित पाद, ये गणित से संबंधित हैं, और क्रियापाद और गोलपाद संबंधित हैं ज्योतिषी से। और इन्होंने क्या क्या संप्रत्यय दिए? पृथ्वी गोल है, अपनी धुरी पर घूर्णन करती है। पृथ्वी गोल है और अपनी धुरी पर घूर्णन करती है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। आर्यभट्ट के अनुयायियों को आस्मकीय कहा जाता है। आर्यभट्ट के अनुयायियों को, अनुसरणार्थियों को क्या कहते हैं? जो इनका अनुसरण किया, आस्मकीय कहा जाता है। और देखो इन्होंने तो पहले ही बता दिया कि पृथ्वी क्या है? गोल है और सूर्य की परिक्रमा करती है, अपनी धुरी पर स्थित है, पृथ्वी गोल है। और इनके देखेंगे आगे शिष्य कौन कौन है। निःशंक, ये इनके शिष्य हैं। पांडुरंग स्वामी, विजयनंदी, प्रद्युम्न, श्रीसेन, वल्लल और लाटदेव, ये इनके प्रमुख शिष्य हैं। लाटदेव को सर्व सिद्धांत गुरु भी कहा जाता है। लाटदेव को क्या कहते हैं? सर्व सिद्धांत गुरु कहते हैं। आगे है बराहमिहिर, ये कौन है? खगोल शास्त्री। अभी हमने ऊपर क्या देखे? गणितज्ञ। बराहमिहिर कौन है? खगोल शास्त्री। इनका जन्म होता है उज्जैन में, और इनका संबंध है ज्योतिषी शास्त्र से। फलित ज्योतिषी के प्रणेता माने जाते हैं। इनकी रचनाएं हैं बृहत जातक, लघु जातक और बृहत संहिता। बृहत जातक, लघु जातक, बृहत संहिता, ये इनकी रचनाएं मानी जाती हैं।
और इनकी एक और रचना है पंच सिद्धांतिका, जो सर्वाधिक फेमस है, पंच सिद्धांतिका। पंच सिद्धांतिका ज्योतिषी से संबंधित है। इसमें ईसा की 3री-4वीं शताब्दी में प्रचलित ज्योतिषी के 5 सिद्धांतों का वर्णन है। ईसा की 3री-4वीं शताब्दी में प्रचलित ज्योतिषी के 5 सिद्धांतों का वर्णन है। तो उस 5 सिद्धांत कौन कौन से हैं? पितामह रोमक, पितामह वासिष्ठ, रोमक, पोलिस तथा सूर्य। पितामह वासिष्ठ, रोमक, पोलिस तथा सूर्य, ये ज्योतिषी के उस समय प्रचलित 5 सिद्धांत है। वर्गमूल और घनमूल निकालने की पद्धति बतलाई। तो ब्राह्मण ने और क्या, वर्गमूल और घनमूल निकालने की पद्धति बतलाई। लल्ल ने नक्षत्र ज्योतिषी पर शिष्याधिवृद्धि नाम से आर्यभट्ट टीका लिखी। यानी जो इनके शिष्य थे लल्ल, उन्होंने नक्षत्र ज्योतिष पर शिष्याधिवृद्धि नाम से आर्यभट्टी ग्रंथ पर टीका लिखी। आगे विद्वान है ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त संबंधित है कहाँ से? भीनमाल, जालौर। जालौर है राजस्थान में। भीनमाल जालौर। इनके ग्रंथ है ब्रह्म स्फुट सिद्धांत और खंड खाद्यकम। ब्रह्म स्फुट सिद्धांत और खंड खाद्यकम। भास्कर प्रथम कर्तज्ञ के समकालीन माने जाते हैं ये। पृथ्वी की परिधि 500 योजन बतलाई थी। पृथ्वी की परिधि बतलाई थी 500 योजन, जो लगभग आज इसके समान ही है, बतलाई गई है जो वैज्ञानिकों के द्वारा। पृथ्वी वृत्तीय व चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत दिया। वृत्तीय व चक्रीय चतुर्भुज का इन्होंने क्या दिया? सिद्धांत। ब्रह्म सिद्धांत का अरबी अनुवाद अल जाफरी ने असित हिंद नाम से किया है। ब्रह्म सिद्धांत का अरबी अनुवाद अल जाफरी विद्वान ने असित हिंद के नाम से किया है। खंड खाद्य का अरबी अनुवाद अल बरनी ने अल अरकंद नाम से किया है। खंड खाद्य का अरबी अनुवाद अल बरनी ने किया है अल अरकंद नाम से। ब्रह्मगुप्त ने का कथन है, एक ब्रह्मगुप्त का स्टेटमेंट है, प्रकृति के एक नियम के अनुसार सभी वस्तुएं पृथ्वी पर गिरती हैं। प्रकृति के एक नियम के अनुसार सभी वस्तुएं पृथ्वी पर गिरती हैं, क्योंकि पृथ्वी स्वभाव से ही सभी वस्तुओं को अपनी ऊपर ओर आकर्षित करती है। तो ये किसका कथन था? ब्रह्मगुप्त का। ब्रह्मगुप्त का ये कथन, जो कि बाद में न्यूटन के द्वारा जो गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया गया था, उसी बात को ब्रह्मगुप्त ने कई शताब्दी पहले बता दिया था, और जिसको बाद में चलकर गुरुत्वाकर्षण का नियम कहते हैं, वही इन्होंने बताओ कितनी शताब्दी पहले ही दे दिया। तो इन कितने, जो हमारी संस्कृति थी, भारतीय संस्कृति, वो कितनी समृद्ध थी। कैसे कैसे विद्वान थे जिन्होंने न जाने कितनी ईसा पूर्व ही, कितनी शताब्दी पहले ही ये सब बातें कह दी थी, जो बाद में चलकर विज्ञान ने सिद्ध की। आगे ब्रह्म स्फुट सिद्धांत में समय गणना, खगोलीय पिंडों का अवलोकन करने वाले 9 खगोलीय उपकरणों का उल्लेख किया है। ब्रह्म स्फुट सिद्धांत में समय की गणना करने वाले खगोलीय पिंडों का वो अवलोकन करने वाले 9 खगोलीय पिंडों का, खगोलीय उपकरणों का उल्लेख किया है। आगे है भास्कर प्रथम। भास्कर प्रथम आर्यभट्टियम, भास्कर प्रथम आर्यभट्टियम ग्रंथ पर अस्मक तंत्र नाम से टीका लिखी। भास्कर प्रथम आर्यभट्टियम वंश ग्रंथ पर अस्मक तंत्र नामक से टीका लिखी। महाभाष्यकर्य, लघुभाष्यकर्य, भाष्य नामक ग्रंथ लिखे। आगे चिकित्सा ग्रंथ। अब हम देखेंगे चिकित्सा ग्रंथ।
चिकित्सा ग्रंथ, तो सबसे पहले अपने चिकित्सक हैं चरक। इनकी रचना है चरक संहिता। ये कौन है? चिकित्सक। इनकी रचना है चरक संहिता। और ये चरक कुषाण नरेश कनिष्क के राज्य वैद्य थे। कुषाण नरेश कनिष्क प्रथम के कौन थे? राज्य वैद्य थे। नागार्जुन, आगे विद्वान है नागार्जुन। नागार्जुन ने रसायन शास्त्र के आचार्य थे। कौन थे? रसायन शास्त्र के आचार्य, जिन्होंने पारे की खोज की, रस चिकित्सा ग्रंथ लिखा। पारे की खोज की और रस चिकित्सा ग्रंथ लिखा, और रस रत्नाकर ग्रंथ भी लिखा इन्होंने। आगे पाल काव्य। पाल काव्य पशु चिकित्सा पर इन्होंने ग्रंथ लिखे। इनका ग्रंथ है हस्तायुर्वेद ग्रंथ, जो कि हाथियों की चिकित्सा से संबंधित है। आगे है बाघ भट्ट। इनका ग्रंथ है अष्टांग हृदय संहिता, अष्टांग संग्रह ग्रंथ। अष्टांग हृदय संहिता और अष्टांग संग्रह ग्रंथ। अब है धन्वंतरी। धन्वंतरी चंद्रगुप्त सेकंड के दरबारी विद्वान हैं। इनका ग्रंथ है निघट्टू। निघट्टू इनका ग्रंथ है। नवनीतकम ग्रंथ, इसके लेखक अज्ञात हैं। इनका ये आज तक पता नहीं चल पाए कि इनके लेखक कौन है। तो नवनीतकम जो ग्रंथ है वो भी गुप्तकालीन है। शालिहोत्र, ये अपने विद्वान शालिहोत्र। इनकी रचना है अश्वशास्त्र ग्रंथ। अश्वशास्त्र ग्रंथ, जो कि घोड़ों की चिकित्सा से संबंधित है। चंद्रगुप्त सेकंड के नवरत्न। चंद्रगुप्त सेकंड के नवरत्न, ये चंद्रगुप्त सेकंड के नवरत्न, ये 9 विद्वान थे इनके दरबार में, जिनको नवरत्न के नाम से जाना जाता है। कौन कौन से थे? कालिदास, बररुचि, अमर सिंह, धन्वंतरी, घटकरपर, शंकु, छपड़क, बरामहेर और बेताल भट्ट। ये 9 विद्वान थे जो कि चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में रहते थे, और इनको नवरत्न कहा जाता था। ये इतने महत्वपूर्ण है कि ये प्रश्न कई बार आया है कि निम्न में से नवरत्न में शामिल है, और ये ऐसे भी आ जाते हैं कि निम्न में से कौन नवरत्न नहीं है, और या फिर ऐसे भी पूछ सकते हैं कि कौन सा विद्वान चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार से संबंधित है। आगे मेहरौली के लौह स्तंभ गुप्तकालीन धातु कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। मेहरौली का जो लौह स्तंभ है, जो आज भी चमकता है, वो कौन सा है? गुप्तकालीन है, जो कि उस समय की धातु कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण माना जाता है। तो इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त होता है। आज के लिए इतना ही। इससे आप अपने नोट्स बनाकर अच्छे से तैयारी करते रहिए। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, आपको सफलता जरूर मिलेगी। जीतेगा वही जो विश्वास करेगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।